आज एक फौजी आया है युवाओं को प्रेरित करने के लिए। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, टीचर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जय भगवान भारद्वाज साहब, मेरे सभी टीचर्स, प्यारे बच्चों, मेरा आने का मकसद आज आपके स्कूल में, पहले भी एक बार आया हूं मैं, कुछ बच्चों को शायद याद होगा, मेरी वर्दी ऐसी भूलता नहीं है कोई। आज दूसरी बार आया हूं। मैं धन्यवाद करूंगा प्रिंसिपल साहब का, डॉक्टर जय भगवान का, इन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से मिलने के लिए। आप यकीन मानना, जब बच्चों में स्कूल में युवाओं से बात करता हूं, स्टूडेंट से बात करता हूं, वो दिन ही नहीं, वो मेरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरता है। बिकॉज एक पैशन है दिल में कि मैं बच्चों से मिल करके उनको कुछ दूं। आज हम जो बात करेंगे आपसे, आपके बारे में बात करेंगे केवल, वो हर उस बच्चे के बारे में बात करेंगे जो लास्ट में बैठा हुआ है। पहले बात करेंगे हम कैसे आपके दिल में कैसे जुनून जगाया जाए जो जीवन में बहुत जरूरी है। उसके बाद में बात करेंगे कैसे आप अपने अच्छे नंबर लेकर के आओ। उसके बाद में कैरियर काउंसलिंग की, आपके पास में जो +2 बच्चे अभी हैं, कौन कौन से कोर्सेज करें, वो कौन कौन से जॉब्स हैं, कॉम्पिटिशन्स में बैठे वो, आर्ट्स वालों के लिए अलग, कॉमर्स वालों के लिए अलग, साइंस वालों के लिए अलग। इस पे मैं इससे पहले 5 किताबें लिख चुका हूं। एक जो मेरी लास्ट किताब थी कैरियर मंत्रा, उसकी मैं कॉपी लेके आया हूं, प्रिंसिपल साहब को दे के जाऊंगा मैं। और बच्चों, एक और बहुत अच्छी किताब मैं आपके लिए लिख रहा हूं। जुलाई के महीने में मैं चाहूंगा हर क्लास में 5-5 कॉपियां हम उसकी देंगे, खास करके आप लोगों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। एक रोड मैप है वो, एक आपके लिए स्टेप वाइज हमने उसमें कुछ न कुछ दिया है, ताकि जहां आपको प्रॉब्लम आए उस किताब को रेफर करो आप। आपके पेरेंट्स के पास अगर वो पुस्तक है, उनको लगता है उनके बच्चे में चिड़चिड़ापन है, स्कूल से डरता जाता हुआ, वो स्टेज पे आगे बोल नहीं सकता है वो, तो हर प्रॉब्लम उसमें दी गई है। लगभग 150 चैप्टर उस पुस्तक के अंदर, 6 खंड हैं जिनमें वो लिखी गई है। हर प्रॉब्लम को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। पिछले 23 साल का मैंने अपना तजुर्बा, शायद मैं अभी तक 3.5-4 लाख बच्चों से मिल चुका हूँगा, ऐसे जैसे आज आपके सामने आया हूँ, आपसे बात करूँगा मैं। उन एक्सपीरियंसेस को मैंने उसमें डाला है। टीचर्स से, हजारों टीचर से मिल चुका हूँ मैं, उनसे डिस्कस किया है कि आज बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। पेरेंट्स से, उनके अभिभावक हैं जो, उनसे, वो सारे तजुर्बे मैंने उस पुस्तक में डाले हैं। कोई ऐसी समस्या अब भी मैंने 2-3 कॉपियां दे रखी है जो टीचर्स हैं, जो काफ़ी एडवांस टीचर हैं, जिन्होंने समझा है, जिन्होंने लिखा भी है शिक्षा के ऊपर, उनको मैंने वो कॉपियां दे रखी ड्राफ्ट फॉर्म में। अभी एक कॉपी डॉक्टर जय भगवान जी को दे के जाऊंगा आज मैं। ये दिल्ली के स्कूलों के बच्चों की मानसिकता, बच्चों की ज़रूरतें, शिक्षा में क्या सुधार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए हमें, सेकेंडरी लेवल पे क्या, मिडिल लेवल पे क्या, प्राइमरी लेवल पे क्या, वो सभी बातें उसमें मैंने दी है। वो जुलाई में आप लोगों के सामने आ जाएगी, आपको हम दे देंगे। बच्चों, आप किस घर में पैदा हुए, इस पे भी किताब लिखी है मैंने। अभी सुनना, जो 2 बात कहूंगा मैं। आप किस घर में पैदा हुए वो आपकी गलती नहीं है। गरीब में पैदा हुए वो आपकी गलती नहीं है। अगर आप गरीब रहते हुए इस दुनिया से जाते छोड़ करके, तो आपकी गलती है। फिर आपको कोई माफ नहीं करेगा, ना आपके बच्चे माफ करेंगे, ना समाज माफ करेगा। ये थीम लेकर के मैंने एक और पुस्तक लिखी गरीब के ऊपर, कि गरीबी से बाहर कैसे आए, सरकार क्या कर रही गरीबी से बाहर लाने के लिए, हम क्या प्रयास कर रहे हैं। ये शुरुआत आपसे ही होनी है, बदलाव आपसे ही होना है। बड़ी विडंबना है हमारे देश की। एक गरीब कहता है कि मेरे अंदर ताकत नहीं है सिस्टम को बदलने की।
एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 लागू हो जाएगी। कितने सालों की इंतजार थी, 35 साल से इंतजार कर रहे थे हमारे शिक्षक जो इस पे एक्सपर्ट है वो, कि सरकार कोई पहल करे, बदलाव करे इस हमारी एजुकेशन पॉलिसी में। बहुत बदलाव आ गया दुनिया में। आपने भी देखा होगा, अगर पिछले 5 साल पहले हिंदुस्तान में क्या था, आज क्या है, दिल्ली में क्या था, आज क्या है, तो उसके तहत सरकार ने विशेषज्ञों की टीम बना करके एजुकेशन पॉलिसी बनाई, वो भी लागू हो जाएगी। तो बच्चों, शुरुआत होती है इंसान की एक इच्छा शक्ति से, जुनून से। जुनून जगाना एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। आपके दिल में फायर पैदा कर देना। किसी ने बहुत ठीक कहा है, सपने वो नहीं जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो जो हमें नींद ही ना आने दे। और यकीन करना, ये मेरे साथ में घटा है। अगर मेरे जीवन के बारे में पूरा आप अगर सुनोगे, स्टार्ट कहां से किया, आपसे भी 2 स्टेप नीचे था मैं। आप आज उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसमें सारी सुविधाएं हैं, सारे टीचर से कोई डेफिशिएंसी नहीं है, सरकार सब कुछ आपको फ्री दे रही है। जूते फ्री मिलते हैं आपको, पैंट कमीज भी फ्री मिलता है, बुक्स भी फ्री मिलती है। लेकिन हमें जूते भी नहीं मिलते थे, नंगे पैर स्कूल जाया करते। सुबह रेत ठंडा होता था, दोपहर में वापस आते समय जब 2:30 बजे का टाइम, धूप, जून का महीना, तपती थी जमीन, हम छाया में दौड़ के फिर छाया में अगली चले जाते, फिर पेड़ की छाया में जाते। तो आपसे 2 सीढ़ी नीचे से शुरू किया, और आज बच्चों 12,000 एम्प्लॉय मेरी कंपनी में हैं। और 2,500 करोड़ का मेरा टर्नओवर है 2022-23 का। लेकिन बच्चों में आगे बात करना, उनको मोटिवेट करना, उनको उनकी अवस्था से ऊपर लेके आना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत सही कहा था, अगर हमारे पास में इनोवेशन है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास में, और जुनून भी है, और फिर हम छोटा लक्ष्य रखें कि चलो ठीक है 12वीं कर लूंगा यार, फिर कहीं क्लर्क की नौकरी मिली जाएगी मुझे, तो या कहीं सिक्योरिटी गार्ड लग जाऊंगा मैं। उन्होंने कहा अगर छोटा लक्ष्य फिर भी हम रखते हैं तो एक जुर्म कर रहे हैं अपने आप से, वी आर कमिटिंग ए क्राइम फॉर आवरसेल्फ। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास में नॉलेज भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इनोवेशंस भी है एजुकेशन के अंदर, एक्सपर्ट मेरे जैसों को बुला करके यहां पे आप लोगों को कुछ नया भी देने की कोशिश कर रही सरकार। और फिर भी आप छोटा सोचो, +2 करने के बाद में यार थोड़ा बहुत कुछ कर ही लेंगे, नो, बड़ा सोचो, लक्ष्य अपना निर्धारित करो, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो। यकीन करना मेरे बेटा, जो बेटा सोच सकते हो आप, वो आप कर भी सकते हो, मुश्किल नहीं है। आज मैं, इससे पहले आप क्या सोचते थे अपने बारे में, क्या नहीं, आपके टीचर्स, प्रिंसिपल साहब और भी यहां पे स्पीकर्स आते हैं, आपको बताते हैं। मैं स्पेशली ये हैट लेके आज आप लोगों को थोड़ा सा इंप्रेस करने के लिए कि यार ये फौजी आदमी के सामने खड़ा है, और फौजी में इतना तो यकीन करता ही ये देश, इतना विश्वास है फौजी के ऊपर कि जहां फौज पहुंच गई सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये प्रूव कर दिया हमने विदेशों में जा जाकर के हमारी आर्मी ने। तो ये इसलिए मैं जैकेट तो हमेशा पहनता हूं, आई फील प्राउड, तिरंगा लगा के चेस्ट के ऊपर, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, देश से गद्दारी नहीं करूंगा, पूरा टैक्स भरूंगा, और मैं भर रहा हूं। अपना कर्तव्य हम हर लोग ये सोच के करेंगे देश मेरा है। ऐसे ऐसे उदाहरण आपके सामने मैं रखूंगा जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी, उन्होंने कुछ अलग सोचा था, और उन्होंने वो करके भी दिखाया, प्रूव भी किया उन्होंने कि हां। लेकिन बात एक थी, उनमें जुनून था। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाए घोंसला,
चिड़िया ने बहुत सुंदर, बहुत कम शब्दों में जवाब दिया। भरनी पड़ती उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बेटा ये जीवन है। छोटे छोटे प्रयास आपको परफेक्शन की ओर ले जाएंगे। छोटे छोटे प्रयास। अपने आप को, खुद को अपनी पीठ पे थपकी मारो। आप एक अच्छा काम कर दिया तो यस मैंने अच्छा किया है। कंपेयर अपने आप से करो। नीरज चोपड़ा आप कितने गांव का रहने वाला है वो, उसके पापा बैट नहीं लाके दे सके उसको। क्रिकेट का एक्सपेंसिव गेम है वो, पूरी टीम चाहिए आपको, बैट भी चाहिए, पैड भी चाहिए, विकेट भी चाहिए, बॉल भी चाहिए, और कभी कभी मैच बिछाने के लिए भी चाहिए। उसने वो स्पोर्ट्स चुना जिसमें कुछ लगता ही नहीं है। बंबू से प्रैक्टिस करनी शुरू की उस बच्चे ने, देख लो। और आज पहला ओलंपिक मेडल एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा लेके आया था। फौज में वो सूबेदार है। राजपुताना राइफल्स में दिल्ली कैंट में उसको भर्ती किया गया। जब वो यूथ वर्ल्ड कप जीत के आया था तो फौज ने उसको अपने पास ले लिया। ट्रेनिंग ली 2 साल, अभी कुछ भी नहीं कर पाया, हाथ में उसके चोट आ गई थी, लेकिन फिर प्रूव कर दिया उसने अभी दोहा में। फिर हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आया वो वर्ल्ड जेवलिन थ्रो के अंदर। उसमें जुनून था। उसने बड़ा एम नहीं बदला, रास्ते बदले कि अगर क्रिकेट का बैट मेरे पापा नहीं लाके दे सकते हैं तो मैं ऐसा स्पोर्ट्स पकड़ूं जो मेरे खुद के एफर्ट सही में करूं, किसी की जरूरत ना पड़े, टीम की जरूरत नहीं पड़े मुझे। और उसने जेवलिन में नाम कमाया हमारे देश के लिए। एक और आपको उदाहरण दूंगा। हम बात कर देते हैं कि यार मैं कैसे करूं यार, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हम ऐसा सोचते हैं। आपके पास में 2 हाथ है, 2 पैर है, दिमाग है आपके पास में, और जुनून है जो आपको आगे ले जाएगा। कैरोली टकास एक हंगेरियन आर्मी के अंदर एक सोल्जर था। ध्यान से सुनना, वो शूटर था, पिस्टल में कंपटीशन लड़ता था, वो पिस्टल फायरिंग में सैनिक था। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, 1926-28 की बात कर रहा हूं। नेशनल चैंपियनशिप जीत ली। प्रैक्टिस कर रहा था अपनी आर्मी के अंदर ग्रेनेड फेंकने की। फौज के अंदर ट्रेनिंग देते ग्रेनेड दुश्मन पे कैसे फेंका जाए। वो ग्रेनेड गलती से उसके हाथ में फूट गया, उसका राइट हैंड खत्म हो गया। जो पहले बार नेशनल में जो हार गए थे उन्होंने खुशी मनाई, क्या ठीक है उसका तो राइट हैंड खत्म हो गया, अब तो ज्यादा क्या आएगा हमारे साथ कंपटीशन लड़ने के लिए। उसने हिम्मत नहीं हारी, लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना शुरू किया उसने, और 2 बार लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया उसने। पूरे स्पोर्ट्स कम्युनिटी में ये फैल गया था कि यार ये तो खत्म हो गया, ये तो आगे फायरिंग कर ही नहीं पाएगा, कंपटीशन लड़ ही नहीं पाएगा। तो जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या था, जुनून, लक्ष्य बड़ा था उसका, सपने लिए तो उसने बड़े बड़े, और उनके लिए लगा रहा रात दिन वो। तो आपके लिए भी यही है। आप लोगों को भी ऐसे ऐसे हमने उदाहरण देखे हैं। निक जुविसिए, उसकी आज ही मैं स्टोरी पूरी की है मैंने सुबह यहां आने से पहले। एक किताब लिख रहा हूं और मैं, माई इन्फ्लुएंसर्स, मुझे किसने प्रभावित किया, स्पोर्ट्स में किसने किया, मिलिट्री में जाने के लिए किसने किया, बिजनेस में आने के लिए किसने किया, सोशल सर्विस करने के लिए किसने किया, किन की स्टोरी पढ़ करके मैं प्रभावित हुआ और मैंने फिर अपना वो रास्ता अपनाया। उसमें निक नाम का एक बंदा, जिसके जन्म से ही यहां से पैर नहीं है, यहां से हाथ नहीं है, शायद आप लोगों ने सुना हो या देखा हो। आज वो मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है उसने, अपनी कंपनी है उसकी, चैरिटी करता है वो, जिसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, वो करता है आज वो। नॉर्मल हम सोचे कि यहां पे हाथ ही ना हो और पैर ही ना हो, वो क्या कर सकता है यार, दूसरे पे डिपेंड रहेगा लाइफ पर। कई लोग तो ऐसे पड़े पड़े खत्म हो जाते सोच सोच करके। आप पढ़ना, वो मेरी पुस्तक आएगी, उसकी भी कॉपी में दूंगा, उन पर हम वीडियोस भी बनाएंगे युवाओं को मोटिवेट करने के लिए।
तो आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास एनवायरमेंट है, स्कूल है आपका। क्या सोच रहा है कि आपने अपने आप पे भरोसा करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ चीज मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। और बिलीव मी, आज अगर यहां से संकल्प लेके आप उठेंगे कि मैंने बड़ा आदमी बनना है, आप बड़ा आदमी बनेंगे। उसके लिए चाहिए क्या? कंसिस्टेंसी। आपके प्रयासों में कंसिस्टेंसी चाहिए। लगातार अपने दिमाग में वही रखो। तुम्हारे एग्जाम हो चुके हैं, नई क्लासों में चले गए, भी 10th 12th का रिजल्ट भी आ गया ना सर? आना 10th 12th का रिजल्ट आना है, अभी क्लास में प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन ढीले मत पड़ जाना पढ़ाई में। जैसी पढ़ाई आप मार्च के महीने में करते थे एग्जाम से पहले, वही टेम्पो मेंटेन रखना अगर बड़ा आदमी बनना है तो आपने। और आप ढीले पड़ गए तो आपके टीचर क्या करेंगे? फिर पढ़ाई आपने करनी है। सबसे पहले अपने आप में भरोसा करना सीखो कि मेरे से बेहतर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे से बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। ये जब आपके अंदर फीलिंग आ गई ना बच्चों, आप यकीन करना, मैं इस बात में भरोसा करता हूं। सुबह घर से निकलता हूं, यही कपड़े पहन के स्टाइल से निकलता हूं, मैं सोच करके कि मेरे से बढ़िया कोई इस दुनिया में नहीं है यार। और उसी फीलिंग ने, उसी भावना ने, उसी विश्वास ने मेरी मदद की यहां तक आने। मेरे आपके सामने आज मैं बातें रख रहा हूं। आप 5 बातें उनके ऊपर आप ध्यान से गौर करना, मैं 2 मिनट में कवर कर दूंगा। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, सबसे पहले कि मेरे से बढ़िया इस दुनिया में कोई नहीं है। और वास्तव में भगवान ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी देके पैदा किया है। दूसरा, मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। पहला, आई एम द बेस्ट। दूसरा, आई कैन डू इट। थर्ड, भगवान मेरे साथ है। भगवान मेरे साथ है, हमेशा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास आपने आपको देना पड़ेगा कि भगवान मेरे साथ है, मेरा बुरा कोई नहीं कर सकता। और आज का दिन मेरा दिन है। टुडे इज माई डे। आज के इस दिन में इसमें सब कुछ आ गया। एक मिनट भी मैं वेस्ट नहीं करूंगा। आज का दिन मेरा दिन है। सुबह से लेकर के शाम तक एक एक मिनट को यूटिलाइज करूंगा मैं। ये टाइम मैनेजमेंट है बच्चों, जो आपको आगे ले जाएगा। गप लगा कर टाइम खराब कर देंगे, टाइम खराब होता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, समय निकल जाएगा। जब एग्जाम के लिए जाएंगे आपके पास कुछ नहीं है। मेरे पास ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहा हूं, कितनी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन तब भी मेरा पैशन है किताबें लिखना, इस समाज के लिए कुछ छोड़ के जाना, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट में यकीन करता हूं। तो आपके पास अभी 4 चीज हैं। आप ये सोचो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज विद मी, टुडे इज माई डे। तो बच्चों, आपको कोई नहीं हरा सकता, आप विनर हैं। फिर रोजाना अपने आप से बात करनी है। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान को छुएगा। और वही एक खास नुस्खा है जो आदमी को ऊपर ले जाने में मदद करता है। बात आ गई अभी पढ़ाई की। आप अपना, मैं बताया कि आपके एग्जाम हो चुके हैं, उस टेम्पो जो एक आपने समय सारणी बनाई थी एग्जाम से पहले, उसको फिर अभी इंप्लीमेंट कर दो, प्रयोग में लाओ उसको। स्कूल में आपका टाइम टेबल बना हुआ है, टीचर्स पीरियड वाइज आपके पास आते हैं, पढ़ाते हैं, आपको 5 मिनट का ब्रेक होता है, शेड्यूल बना हुआ है ना। यही शेड्यूल आप घर में जाके बनाओ। मैं नहीं समझता कि कोई भी पेरेंट्स आपसे घर में काम करवाते होंगे। अगर छोटा मोटा कर दिया तो कोई बात नहीं, उसमें आदमी को खुशी मिलती है। तो आप लोगों ने घर में जा करके भी वही शेड्यूल रखना है जो स्कूल में है। पढ़ाई करनी है, आपके पास एसेंशियल बुक्स जो चाहिए आपको, जो एक्सेसरीज में कहते हैं, एक्सेसरीज बुक्स आपके दीवार के ऊपर जहां पे पढ़ते हैं आप,
एक वर्ल्ड का मैप हो, इंडिया का मैप हो, डिक्शनरी आपके पास में हो, टेबल चेयर। मैं पीछे भी 2-4 स्कूलों में गया हूं, मैं वहां कह करके भी आता हूं, टेबल और चेयर का इस्तेमाल करना अभी से शुरू कर दो बच्चों, अगर बड़ा आदमी बनना है तो। पढ़ाई बिस्तर पे बैठ के, जमीन में बैठ के नहीं कर सकते आप। घंटा पढ़ोगे, 1.5 घंटा पढ़ोगे, लेकिन आपने पढ़ना है 5 घंटे। बड़ा आदमी बनने के लिए 4 से 5 घंटा आपको घर में पढ़ना पड़ेगा। वही अंतर डालेगा आपके परफॉर्मेंस में। बाकी स्कूल में सब साथ बैठ के पढ़ते, वही टीचर है, वही क्लासरूम है, उतना टाइम है, 45 मिनट का पीरियड है। लेकिन जो बच्चा घर में ज्यादा टाइम देता है अपनी एजुकेशन के ऊपर, वही बच्चे फिर आगे अच्छे परसेंटेज आएंगे। 90%, 95%, 98%, 100%। जेईई के अंदर 42 बच्चों के 100% मार्क्स आए हैं। वो उनके आए हैं जो 6-6, 7-7 घंटे घर में पढ़ाई करते थे। आपने भी प्रयास करना है, जिस भी कंपटीशन में जाओ उसमें ऐसे ही तैयारी करके जाओ। तो ये हो गया आपका जो कैसे अपने नंबर बढ़ाएं। तो सबसे बड़ी एक जो मंत्र है वो है टाइम मैनेजमेंट। घर पे जा करके पढ़ाई के घंटे अपने निश्चित कर लो, इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। कोई आपको कोई पुड़िया नहीं दे सकता, कोई ट्यूशन आपको ज्यादा मदद नहीं कर सकता। ट्यूशन पे 1 घंटा पढ़ के आ जाओगे, मोटी फीस ले लेगा टीचर। जो पढ़ाया उसको घर में आकर के फिर आप दोबारा पढ़ो, टाइम अपना बढ़ाते जाओ। जब एग्जाम नजदीक आए, आप 3 घंटे शुरू करते रोज पढ़ना, 4, 4:30, 5, 5:30। खाना कम खाओ शाम का टाइम, नींद नहीं आएगी। टेबल चेयर का इस्तेमाल करोगे तो पक्का आप बैठ के पढ़ पाओगे। अब बात करेंगे आपके थोड़ा सा रोजगार के बारे में। प्लस हर आदमी का एम है अच्छी एजुकेशन लेके मैं रोजगार पे जाऊं, कुछ पैसा कमाऊं, अपना घर बसाऊं, माता पिता की देखभाल करूं, अच्छा घर बनाऊं। फिर मैं रिपीट करता हूं जो शुरू में बात कही थी मैंने कि आप किस घर में पैदा हुए वो आप ही गलती नहीं है। गरीब के वहां भेजा भगवान ने, अमीर के वहां भेजा। अगर गरीब के जहां पैदा हुए और फिर आप गरीब रह करके ही इस दुनिया को छोड़ के जाते तो आपकी गलती है। उस बात को ध्यान में रखो कि मैंने कुछ अलग करना है। अलग जो आपके परिवार में आज तक नहीं किया किसी ने, वो आपको करना पड़ेगा अलग करने के लिए। अगर घर में आपके बहन भाई ने 2 घंटा पढ़े, 1.5 घंटा पढ़े, आपको 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने समय बर्बाद कर दिया, आप समय बर्बाद नहीं करोगे, उसको मैनेज करोगे आप टाइम को। कोई रोक नहीं सकता आपको कामयाब होने में। बड़ा लक्ष्य रख करके पीछे लग जाओ उसके, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। कैरियर के लिए मैं बताऊंगा +2 के बाद में बहुत ऑप्शंस हैं। साइंस स्टूडेंट्स के लिए साइंस में भी पीसीबी के लिए अलग, पीसीएम के लिए अलग, आर्ट्स में, कॉमर्स में। जो बच्चे आर्ट्स ले रखी वो ये नहीं सोचें कि यार हम तो आर्ट्स वाले हैं, हमें तो कोई जॉब मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, बराबर की अपॉर्चुनिटीज है। मेरी किताब है कैरियर मंत्र, उसकी कॉपी में दे के जाऊंगा। और मेरा एक पंपलेट भी है, 4 पेज का है, वो डॉक्टर साहब अभी बंटवा देंगे, आपके पास रखा हुआ है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए कि आपने अपनी पढ़ाई में सुधार के लिए क्या तरीका अपनाना है। और कुछ है आपके पेरेंट्स के लिए। आपके पेरेंट्स के लिए भी ज्यादा उसमें पॉइंट्स हैं। तो उनकी बहुत जिम्मेवारी है, उनको पता ही नहीं बेचारों को। उन्होंने स्कूल में भेज दिया, आपको फ्री कर दिया, वहीं तक वो अपनी जिम्मेवारी को सीमित रखते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है। वो आपने जाके उनको जब बैठाते शाम के टाइम पे, मम्मी पापा को बैठा करके पढ़ के सुनाना है आपने। कि आप मुझे कहते रहते हो हमेशा पढ़ लो। आपकी भी ये जिम्मेवारियां बनती हैं, सारी उनको पढ़ के सुनाना। ये पंपलेट में उनकी जिम्मेवारियां हैं, 26 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इस पे हमने फोकस करना है। पेरेंट्स को आपके साथ जुड़ाव करना है हमने उनका, ताकि कदम कदम पे वो मॉनिटर कर सके आपको, आपके टीचर से इंटरेक्ट कर सके, वो आकर के स्कूल में पूछ सके। टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें आए, वो बात करें आपके टीचर से आपके बारे में, तब करें उनको पता है उनका फायदा क्या होगा। उनको पता ही नहीं उसके फायदे क्या है। वो उस पंपलेट में मैंने
फायदे दिए हैं, उसको आप घर में जा करके जरूर उसका अपने पेरेंट्स को पढ़ के सुनाना, और आप अपने पॉइंट्स पढ़ना, आप अपने में सुधार कैसे कर सकते हैं, एकेडमिक सुधार कैसे कर सकते हैं। नंबर अच्छे लाने के लिए आपको एग्जाम हॉल से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या तैयारी करनी पड़ेगी, एग्जाम में आप बैठ गए फिर कैसे आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये पूरे उसके पॉइंट्स दे रखे हैं। घर में पढ़ाई कैसे करनी है, क्या क्या बुक्स एसेंशियल है आपके लिए, ब्रेक आपको लेना बहुत जरूरी है, घर में सारी बातें मैंने उसमें दे रखी है, उसको ध्यान से सुनना। अभी भारत सरकार ने, मैं सैनिक हूं, पहले सैनिक के प्रोफेशन से शुरू करूंगा कि सोल्जर बनने के लिए क्या चाहिए। अब अग्निवीर, जिसमें एयरफोर्स भी आ गई, नेवी भी आ गई, आर्मी भी आ गई, तीनों फोर्सेस के अंदर लागू कर दिया है अग्निवीर, 4 साल का कैरियर, और उसके बाद में आपका फिर सेकंड कैरियर स्टार्ट होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पीएसयूज में, स्टेट पुलिस में रिजर्वेशन रख दिया उनका, जो 4 साल अग्निवीर की ट्रेनिंग करके आएंगे उनके लिए। क्यों किया हमने ये? इजराइल छोटा सा कंट्री है, पूरी 1 करोड़ पॉपुलेशन में नहीं इजराइल की, लेकिन इजराइल की आर्मी का सिक्का है इस दुनिया में। अगर इजराइल के सैनिक को या इजराइल के किसी नागरिक को, एक को अगर कोई चोट पहुंचाता है तो उनका सिद्धांत है 10 लोगों को जब तक नहीं मार देंगे वो दूसरे देश के लोगों को, जिसने उनके देश के लोग को नुकसान पहुंचाया है, तब तक वो चैन से नहीं बैठते। इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी वहां पे कंस्क्रिप्शन बोलते हैं, हमारे यहां पे है वॉलंटरी आर्मी, लेकिन चाइना, कई देश है जिनके अंदर है कंस्क्रिप्शन, कि 2 साल 3 साल बच्चे को फौज में डालना जरूरी है, उसके बाद में दूसरे जॉब के लिए वो एलिजिबल होता है। हमारे यहाँ पे वॉलंटरी है, लेकिन कोशिश की है सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की, ताकि मैक्सिमम हमारे नागरिक सेना में ट्रेनिंग लेकर के आए, वो एक अच्छे नागरिक साबित हो बाहर आकर के भी। ये तरीका निकाला हमारी भारत सरकार ने, इसलिए 4 साल का, जिससे हमारी आर्मी भी यंग रहेगी। पहाड़ियों के अंदर जहां ऑक्सीजन की कमी है, सियाचिन ग्लेशियर जहां पे ऑक्सीजन नाम मात्र की है, वहां पे भी हमारे जवान ड्यूटी दे रहे हैं। हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड सियाचिन ग्लेशियर, जहां पे हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, वहां पे यंग बच्चे चाहिए, युवा। चाइना का जो बॉर्डर हमारा सारा हिली एरिया है, अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक, हिल के अंदर भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए जान चाहिए। कारगिल वार हुआ था, जितनी भी कैजुअलिटीज हुई थी वो कौन थे? युवा। 22 साल से लेकर 28 साल के बीच के युवाओं ने देश के लिए जान दी थी कारगिल वार में, क्योंकि दुश्मन पहाड़ी बैठा हुआ था, हम नीचे थे। अपने आप को बचा करके उसके ऊपर बम गिराना है हमने जाकर नजदीक, आसान काम नहीं था। इसलिए युवा आर्मी चाहिए। पाकिस्तान बॉर्डर पूरा पहाड़ी है, छोड़कर गुजरात का एरिया और पंजाब का एरिया, पूरा आपका जम्मू एंड कश्मीर का जितना बॉर्डर है पहाड़ है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, 20-20 हजार की फीट पे जाके लड़ना पड़ता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये नया कंसेप्ट अग्निवीर लेकर के आए हैं। अभी पहले फिजिकल टेस्ट होता था, 200 बच्चे दौड़ाए, पहले 5 बच्चे रख लिए, 195 बच्चे आउट कर दिए। अभी वो खत्म कर दिया, बिकॉज अभी ब्रेन एंड ब्रान, सेना में दिमाग की भी जरूरत है, मसल्स की भी जरूरत है। एक बच्चा जिसकी दोनों चीज ठीक हो, उनके लिए इन्होंने एक तरीका अपनाया। अभी पहले रिटन टेस्ट होगा, अभी कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, और जो बच्चे उसमें पास करेंगे, मिनिमम मेंटल लेवल तो चाहिए ना फौज में जाने के लिए, जो बच्चे उस टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनका ही फिजिकल होगा, उनका ही मेडिकल होगा, उनको ही फिर फाइनल रिटन टेस्ट में बैठाया जाएगा। तो एक स्क्रीन करके बच्चों को, एवरेज ब्रेन है जिनका, उनको फिजिकल टेस्ट में ले जा रहे हैं। अभी एक सिस्टम चेंज कर दिया है। पहले जो बच्चा कमजोर होता था, फिजिकली ज्यादा कमजोर लेकिन वैसे शार्प था, उसको मौका ही नहीं मिलता था, हर बार खड़ा होगा भर्ती में, दौड़ में निकाल दिया। अब उसको भी मौका दिया जा रहा है प्रूव करने का।
एक एवरेज मेंटल लेवल के बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा। एयरफोर्स में भी यही है, नेवी में भी यही, आर्मी अभी शुरू किया है, इस महीने से ही ये शुरू किया है इन्होंने। स्क्रीनिंग टेस्ट रखा है कंप्यूटर बेस्ड। जितने बच्चे +2 में हैं, जो अभी +2 में होंगे बच्चे, उनके लिए अभी 2 महीने बाद में एनडीए के फॉर्म निकलेंगे। फॉर्म भरो, अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा एनडीए के लिए। उसमें साइंस वाले, आर्ट्स सभी भर सकते हैं। जिसके पास +2 में मैथमेटिक्स है उनके भी बहुत चांसेस है उसके अंदर। अब मेरे को प्रिंसिपल साहब ने बताया बहुत बच्चे तो आपके यहां से आईआईटी में जा रहे हैं। प्राउड फील करो कि दिल्ली के स्कूल दुनिया के मैप पे आज इनका नाम आ गया, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का। ये गवर्नमेंट ने जो मॉनिटरिंग की है, गवर्नमेंट ने जो सुधार की एजुकेशन सिस्टम में, उसका रिजल्ट है। आप उस सिस्टम का हिस्सा हो तो एनडीए के लिए आप तैयारी करो, तीनों सर्विसेज के लिए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। जो +2 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही फॉर्म भर सकते हैं अभी, ताकि उनका जो +2 में होंगे 1 जुलाई 2024 को उनका एकेडमी में एडमिशन हो, तब तक वो +2 कर चुके होंगे। उनके लिए अभी फॉर्म भरे जाएंगे। नेक्स्ट 2 महीने का जून या जुलाई में फॉर्म निकलते हैं, सितंबर में टेस्ट होगा उनका। उसमें बैठना है सबने, कॉमर्स वाले बच्चे भी, साइंस वाले भी, आर्ट्स वाले भी, डिफेंस फोर्सेज में जाने के लिए। अग्निवीर तो +2 कोई भी बच्चा उस पर बैठ सकता है, लेकिन थोड़ा फिजिकली भी आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। दोनों के लिए एनडीए में भी बाद में एसएसबी होगा। जो बच्चे पास हो जाएंगे रिटन टेस्ट में, 4 दिन का एसएसबी होता है, जिसमें आपको दौड़ा के भी देखेंगे, टीम में भी आपको मिक्स करके देखेंगे। सेना में वो कामयाब है जो टीम का हिस्सा बन सकता है, जो टीम में एडजस्ट हो सकता है। वो सारी क्वालिटी वो वहां ग्राउंड में देखते हैं जब एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप जाओगे टेस्ट पास करने के बाद में। जो बच्चे एनडीए में नहीं क्वालिफाई कर पाते किसी कारण से, ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर बीटेक में आप जा रहे हो तो आपको डायरेक्ट बगैर एंट्रेंस टेस्ट के आपको टेक्निकल एंट्री में मौका देते हैं। जो बच्चे 70% से अबाउ ले लेंगे, अभी साइंस स्टूडेंट हैं, जो +2 का जो अभी रिजल्ट आएगा, वो बच्चे भी फॉर्म भरे। वो एक टेक्निकल एंट्री है, फॉर्म भरे डायरेक्ट एसएसबी में जाएंगे। वो 70% से अबाउ पीसीएम वाले बच्चे, जो +2 का भी रिजल्ट आएगा 2-4 दिन में आने वाला है, वो बच्चे, उनको भी डायरेक्ट एसएसबी में बुलाया जाएगा। और वो भी फिर सिलेक्ट होने के बाद में बीटेक करेंगे गवर्नमेंट के एक्सपेंस से। फौज ने उनको भर्ती कर लिया, उनको पढ़ाएंगे 3 साल, बीटेक करेंगे वो 4 साल। बीटेक करने के बाद में फिर उनको कमीशन देंगे सेना के अंदर, जिस भी रेजिमेंट के लिए लायक होंगे उसमें उसको भेज देंगे। तो ग्रेजुएशन के बाद में भी आपके पास में स्कोप है। जो बीटेक नहीं है, नॉर्मल बीएससी या बीकॉम या बीए हैं, उन बच्चों को सीडीएस के यूपीएससी टेस्ट में बैठना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है अगर अभी से आप सीरियसली तैयारी करोगे। सिलेबस आपका 10th तक का आता है एनडीए के अंदर। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे आगे साइंस स्टूडेंट, हाथ उठाना खड़ा, कितने बच्चे यहाँ पे साइंस के 11th है ना यहाँ पे, अभी 11th साइंस के है ना, 12th साइंस। 5 या 7% सवाल आपके 11th या 12th के सिलेबस में से आएंगे। 95% 10th का सिलेबस आएगा एनडीए के एंट्रेंस टेस्ट में। तो आपने तैयारी करनी, अपने किताबों को, पहली वालों को भी फेंक मत देना। 10वीं किताबें जो आपकी, उनको वो काम आएंगी। वो आपके तब तक काम आएंगे जब तक आप सिविल सर्विस की तैयारी करोगे। उसमें भी 8th, 9th, 10th की किताबें बच्चे पढ़ते हैं शुरुआत करने से पहले, रिवीजन करते हैं उनका। जब ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विस जाते हैं, उनके लिए भी वो किताबें बहुत जरूरी। पुस्तकों को आप फेंक मत देना। जिस बच्चे ने कंपटीशन में बैठ के कामयाबी हासिल करनी, उनको बचा के रखना। तो सेना के अंदर मैंने एनडीए का टेक्निकल एंट्री +2 के बाद में 70%, बीटेक के बाद में डायरेक्ट इंटरव्यू, बीए, बीएससी, बीकॉम, उनके लिए सीडीएस
अभी से लड़कियां आपके अंदर है नहीं, अभी लड़कियों के लिए भी बहुत स्कोप बढ़ गए अभी सेना के अंदर। पहले सिर्फ एजुकेशन कोर में, इंटेलिजेंस कोर में जाती थी लड़कियां कमीशन लेकर के, अभी आर्टिलरी में, इन्फेंट्री में जाना शुरू हो गया। अब वो कमांड करेंगी, बटालियंस कमांड करेंगी। पहला बैच अभी डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स करके पास आउट हुआ है, वो कमांड करेंगे, अभी जनरल बनेंगी वो आगे जाकर के। टेरिटोरियल आर्मी में भी अभी स्कोप खुल गया लड़कियों के लिए। टेरिटोरियल आर्मी का मतलब आपके जॉब बाहर कर रहे हैं, टेस्ट दो, 2 महीने का कैंप होता है, कभी 1 महीने का, साल में कैंप होता है। 11 महीने अपना कहीं आईटी कंपनी में नौकरी करो और 1 साल सेना में जाकर के ट्रेनिंग करो, और लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर जो रैंक के सारे रैंक उनको मिलते हैं। उसमें भी लड़कियों के लिए स्कोप अभी बहुत खोल दिया। आपकी बहन हो कोई घर में, उनको भी बताना आप। और सारी चीजें मेरी इस पुस्तक में दी हुई है, जो मैं बातें कर रहा हूं, ये सारे एंट्रीज का जिक्र मैंने इस पुस्तक में, कैरियर मंत्रा में कर रखा है। इसमें आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए, बैंकिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो कोर्सेज सारे इसमें दे रखे हैं। बस किसी भी आर्ट्स के बच्चों के लिए भी स्कोप कम नहीं है। क्रिएटिव आर्ट्स जिसमें डिजाइनिंग, ये सब चीजें आती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बच्चों याद रखना, कंप्यूटर का एप्टीट्यूड अभी से डेवलप कर लो। जिसके पास में स्मार्टफोन है उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है आज, उसका इस्तेमाल एजुकेशन के लिए करो केवल। बाकी फालतू चीजें आप लोग यूट्यूब पे इस पे देखने से मैं बर्बाद मत करना। बहुत कुछ पे दिया हुआ, कंप्यूटर का एप्टीट्यूड डेवलप करो। किसी भी फील्ड में बगैर कंप्यूटर के गुजारा नहीं है। हम भी बड़ा हैंडीकैप फील करते हैं कई बार, कि जितना चाहिए जरूरत हमें है जानने की, उतना नहीं जानते कंप्यूटर हम। तो एक हमेशा दिल में एक कसक सी रहती है कि यार काश की हमारे टाइम पे कंप्यूटर शुरू हो जाते। जिस बच्चे को भी जब भी मौका मिलता है घर में पुराना कंप्यूटर पेरेंट्स को बोल दो लाकर रख दे। मोबाइल के ऊपर अपने जो हैं जितने भी एप्लीकेशन बने हुए उन पे जाओ, कंप्यूटर के नज़दीक रहने की कोशिश करो। आगे हर फील्ड में आज, चाहे आप फौज में जाए, किसी भी जॉब में जाएं, पेपर वर्क खत्म हो गया है। चाहे आप नेता बने, विधानसभा में भी आज कंप्यूटर पे काम होता है, कोई पेपर लेकर नहीं जाता है, वो लैपटॉप पे अपना काम करते हैं, वो भी पेपरलेस पूरे ऑफिसेज। तो ये ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन ऑप्शंस बताने से कोई फायदा नहीं है बच्चों। मूल है आपने टाइम देना है अपने एजुकेशन के अंदर। जो बच्चा टाइम दे पाएगा वो बच्चा डिफरेंस ले आएगा अपने जीवन के अंदर। और कोई सवाल अभी पूछना है आपने एजुकेशन के बारे में, कोई प्रॉब्लम बच्चे को कोई भी है, मैंने कहा ना जितनी प्रॉब्लम है सारी एड्रेस कर रहा हूं अपनी जो पुस्तक आ रही मेरी विजय मंत्रा, जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए जितने इश्यूज मैंने सारे सम्मिलित किए हैं। बच्चों किसी को भी किसी भी फील्ड का कोई डाउट हो, आपको नींद आ जाती पढ़ते पढ़ते, आपको याद नहीं रहता है, एग्जाम में बार बार फेल होते हैं आप, यहां स्टेज पे आने में डर लगता है आपको, स्टेज फियर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसी कोई इश्यू पूछो आप मेरे से, मैं जवाब दूंगा। रोजगार के बारे में, किसी भी फील्ड का कोई भी रोजगार के बारे में आपको कुछ मेरे से पूछना हो कि जब उसके लिए कैसे अप्लाई करें, क्या फायदे, क्या तनख्वाह होगी उसकी, क्या स्कोप है आगे फ्यूचर के लिए, पूछो मेरे से। आप एक एक करके चलो, ये इस तरफ से पूछो, ये आखिरी 2 लाइन। चलो चलो बेटा पूछो, कुछ भी पूछो अपने बारे में, कुछ भी सवाल आपको अब दिल में आ रहा है अभी कि मैं ये अपना डाउट दूर करूं। खड़ा हो बेटा, शाबाश, पूछ। चलो है बेटा, थोड़ा सा आगे आ जाओ, तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ देखो भाई, ये बच्चा, ये ऐसी हिम्मत होनी चाहिए बेटा, सबको क्लियर करो ये बैठ करके। हाँ बोलो। बिजनेस बेटा, 0 इन्वेस्टमेंट से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने किया था, मैं उदाहरण हूं आपके सामने। लेकिन मैं फिर बताया ना, जो बिजनेस आपने करना है
उसकी नॉलेज हासिल करो। पहले नॉलेज हासिल कैसे कर सकते हो? उस किस्म की कंपनी में से कम तनख्वाह में काम करना पड़े, 6 महीना साल वहां पे नौकरी करो आप। ऐसे ऐसे आजकल ई सिस्टम ने ऐसे ऐसे बिजनेस शुरू कर दिए हैं जो गिने दिनों में लोग करोड़पति बन गए हैं। लेकिन हार्ड वर्क, इस बच्चे ने ठीक कहा, बिजनेस कैसे शुरू करें? आपको काम सीखना पड़ेगा, पहले नॉलेज गैदर करनी पड़ेगी उस फील्ड की जो आप करना चाहते हो। शुरुआत करने के लिए जिस बच्चे में एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट है, अपना काम खुद करने की, मैं अपना काम शुरू करूंगा, मैं जॉब के पीछे नहीं दौड़ूंगा, मैं लोगों को जॉब दूंगा, जॉब क्रिएटर बनूंगा, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सरकार ने कितनी स्कीम निकाल रखी छोटे छोटे लोन की बगैर गारंटी के। आपने कुछ भी करना है, आपने प्लम्बिंग का काम शुरू करना है, एक प्लम्बर प्लम्बिंग का काम शुरू किया और आज वो बिल्डर बना हुआ है। इलेक्ट्रिकल का काम शुरू किया, आज वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रहा है। जो इलेक्ट्रीशियन था केवल अपने जीवन में शुरुआत उससे की थी उसने। मुश्किल नहीं है, लेकिन उन्होंने, उनके अंदर परसिवरेंस था, रेसिलेंस था, पेशेंस था उनके अंदर, और डिवोशन था। भूल जाते थे खाना पीना वो। फिर मैं दोहराता हूं ना कि सपने वो नहीं जो आपको नींद में आते, सपने वो जो आपको सोने ना दें। आज ही यहां से संकल्प लेके जाओ आप कि मैं जॉब क्रिएटर बनूंगा, जॉब सीकर नहीं बनूंगा मैं। समझ गए? अब अंत में उनकी बात करेंगे जिन्होंने आज ये दिन हमें दिया। किन्होंने? जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई। कैसे उन्होंने दुनिया को इकट्ठा कर लिया अपने साथ एक आवाज के ऊपर। क्या था उनके पास? धन दौलत नहीं थी, उनके पास आर्मी नहीं थी, उनके पास में कोई हथियार नहीं थे। अपने जबान से, अपने जज्बे से लोगों को जोड़ा। सरदार भगत सिंह, जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका, किसी को नुकसान करने के लिए नहीं फेंका था कि मैं 4 लोग मार दूंगा। 4 लोग मारने से क्या फर्क पड़ता? उसने बम इसलिए फेंका था कि लोगों के अंदर आग पैदा कर दूं मैं आजादी के लिए। बिस्मिल्लाह ने अंग्रेजों के सामने 2 लाइनें बोल करके हिला दिया था। वो सोचने के लिए मजबूर हो गए थे क्या करना चाहिए हमें। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, ये 2 लाइनें उसने बोली थी। देखो क्या था उनके पास में, क्या मोटिवेशन था उनके पास में, कौन उनको प्रेरित कर रहा था। लेकिन उनके अंदर एक इच्छा शक्ति थी कि मैंने देश के लिए कुछ कर गुजरना है, कुछ करके मरना है मैंने। लाला लाजपत राय, जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा अंग्रेजों के सामने भरी सभा के अंदर। बोला जितनी लाठियां मार रहे उसकी बहुत लाठियां मारी थी उसके ऊपर। अंग्रेजों के जो चमचे थे उन्होंने कहा था एक एक लाठी तुम्हारी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। क्या था उसके पीछे? हर उसका परिवार होगा केवल, लेकिन पूरे देश के बारे में सोचता था वो। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने दूसरे देश में जाके अपनी सरकार बनाई, दूसरे देश में जाके सेना को गठित किया। आज हिंदुस्तान में हम कुछ नहीं कर सकते, हम घबराते हैं कुछ हिंदुस्तान अपना बिजनेस शुरू करते हुए भी, पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा। उस इंसान ने दूसरे देश में जाके उनकी हुकूमत को कन्विंस किया, पैसा लिया, बैंक खोला अपना, पहली भारत सरकार बनाई उन्होंने। किताबों में हम पढ़ते कि पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हकीकत में पहला प्रधानमंत्री भारत का कौन था? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने सरकार बनाई थी जाके सिंगापुर में। पार्लियामेंट हाउस, बैंक, प्रेस, सब चीज उन्होंने वहां पर स्टैब्लिश कर दी थी। उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब इनको मेंटेन करने के लिए भारतीय सेना के जवान आपकी तरह जुनूनी बन के बॉर्डर पे खड़े हैं और उनकी भाषा 22-22, 23-23 साल की उम्र। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सुना है? ये दिल मांगे मोर बहुत फेमस डायलॉग है, मूवी बनी उसके ऊपर। उसने क्या कहा था? अपनी मां से चिट्ठी लिखी थी। वहां पे मोबाइल काम नहीं करते थे, वायरलेस से बात कराया करते अपने परिवार से केवल। तो उसने ये कहा था, मां
उसका बर्थडे नजदीक आ रहा था। मां मैं घर जरूर आऊंगा, चाहे तिरंगे में लिपट के आओ, चाहे तिरंगा फहरा करके आओ। ये उसने चिट्ठी में लिखा था। उसको मौत का डर नहीं था, क्योंकि देश के प्रति उसके अंदर जुनून था कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं, मेरी आने वाली पीढ़ियां मेरे से प्रेरणा लें। कैप्टन मनोज पांडे जब अपने जवानों को ब्रीफ कर रहा था युद्ध में जाने से पहले कारगिल में, आपको पता है वो पहाड़ी में बैठे थे, हम लोग नीचे थे। उसने अपने जवानों को ब्रीफ करते कहा था कि अगर मौत मेरा शौर्य सिद्ध करने पहले मेरे पास में आती है, अगर मौत मैं झंडा फहराने से पहले आ जाती है मुझे, तो मैं उस मौत को मार डालूंगा। ये अपने जवानों को उसने मोटिवेट करने के लिए जब ब्रीफिंग किया उसने कि चलो जवानों चलना है, अभी टाइम आया उसका ऊपर जाने का, अपने सेक्शन को लेकर, अपने प्लेटून को लेके। उम्र क्या थी उसकी? 22 साल। तो इन लोगों के त्याग से आज हम आजाद हैं, आजादी की सांस ले रहे हैं। मैं चाहता हूं हर बच्चा आज यहां से संकल्प लेके जाए कि मैंने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, अच्छा नागरिक बनूंगा, देश के विकास में मदद करूंगा। अब आप सोचोगे देश के विकास में कैसे मदद कर सकता हूं? बच्चों छोटे छोटे काम करके, जिम्मेवारी निभा करके कि पानी बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। अगर पानी कोई बर्बाद कर रहा है, जाके खड़ा हो जाऊंगा कि पानी बर्बाद मत करो, टैप को, खुला टैप चल रहा है, बंद कर दो। घर में माँ को भी कहेंगे, बहन को भी कहेंगे कि पानी का हम पानी एक बहुत बड़ी जरूरत बनने वाली आने वाले समय में। हम खेतों में जाते हैं, किसानों के पास जाते हैं, पानी खत्म हो गया, फसल कहां से होगी, अनाज कैसे पैदा करेंगे हम? पर्यावरण प्रोटेक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत काम हो रहा है। जीरो एमिशन के लिए हमारा देश प्रयास कर रहा है कि कैसे हम जीरो एमिशन करें। सोलर पे हम जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम जा रहे हैं, विंड पावर के ऊपर हम जा रहे हैं, जो ऊपर से जो आती फ्री में, जिसका कोई पैसा नहीं है। हाइड्रो पानी के स्रोत के ऊपर वहां से पैदा कर रहे, जितना भी हमारा पानी वेस्ट होता है नदियों से, झरनों से, वहां भी हमने हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगा दिए हैं। तो ये आप सहयोग कर सकते हैं पौधा लगा करके। पौधे हैं तो जीवन है। छोटे छोटे आप अपने लेवल पे ये मदद कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के प्रति, टीचर्स के प्रति प्यार, रिस्पेक्ट। बच्चों याद रखना, जो यहां बैठे हुए हैं आपके सामने, आपके गुरुजन, या तो ये आपके शुभचिंतक हैं या आपके माता पिता, तीसरा कोई नहीं है। आज सब नेक टू नेक कंपटीशन हो रहा है। इनके जितने रिस्पेक्टर्स को, इनके जितने इनके कहना मान सको, ये हमेशा आपको बताते हैं क्लासेस में, यहाँ पे सुबह भी, उसकी गांठ मान लो आप कि यस मेरे टीचर ने बताया है, आज मेरे को ये कहा है, मैंने गलती करी, मुझे टोका, जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं। एक एक शब्द इनके अपने साथ लेके जाओ यहां से घर, उन पर विचार करो। जो हमने यहां बातें की हैं इसके ऊपर विचार करो। अब एक ही बच्चे ने पूछा बिजनेस का, और कोई सवाल पूछो, अभी बीच में मैं बोलना शुरू कर दिया, तो 2 मिनट में हम खत्म कर देंगे फिर। और बेटा कोई भी किसी किस्म का स्पोर्ट्स के बारे में पूछना हो, फिजिकल उसके बारे में पूछना हो। सर जैसे आई वांट मी, सर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है वो कंट्री का, ठीक है? ओके। तो सर उसके लिए मतलब बट मेरा जो इंटरेस्ट है वो साइंस में है, और जिस भी आदमी से मैं ये कहता हूँ कि मुझे बनना है, वो तो या तो हंसी में इस बात को उड़ा देता है, या तो वो कहता है कि अगर बनना है तो साइंस मत लो, आर्ट्स ले लो। तो सर क्या? अरे नहीं बेटा, नहीं, गलत है। पहली चीज, राजनीति में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आप जीवनी पढ़ के देखो, उनके अंदर एक जज्बा था। उन्होंने आधी बाजू का कुर्ता पहनना शुरू क्यों किया था? बिकॉज पूरी बाजू का कुर्ता पहनते तो गंदा हो जाता था, समय नहीं होता उसको धोने के लिए। उनसे सीखो आप। कहां से शुरू किया उन्होंने? रेलवे स्टेशन पे अपने पापा की मदद करते थे वो। उनके पापा चाय बनाते तो चाय डिब्बों में दे के आते थे ट्रेन के ऊपर। उन्होंने काम को छोटा नहीं समझा। और प्राइम मिनिस्टर, बच्चों
आपको जनता बनाएगी। बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तालियां बता दो उस बच्चे के लिए भाई। ये जुनून, ये जज्बा, उसके अंदर इच्छा तो है कुछ बड़ा करने की, बड़ा सोचो। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन यस, फिर मैं बताता हूं, निरंतर मेहनत, ईमानदारी, उस मेहनत में भी ईमानदारी, अपने आप को संवारना, बनाना, अपने आप को सुधारना, अपने आप से कंपेयर करना अपने आप को कि लास्ट ईयर मेरी ये परसेंटेज थी, इस साल मेरी ये। पड़ोसी से कंपेयर मत करो, अपने आप से कंपेयर करो, अपने आप पे भरोसा करो। अपने पेरेंट्स को कंपेयर मत करो दूसरे पेरेंट्स से, जो आपके पेरेंट्स हैं उससे बढ़िया नहीं हो सकते। पूरा दिन उनके भरोसा रखो, आप उनकी पूजा करो। जो आपके टीचर्स हैं इनका कभी कंपेयर मत करना। ये प्राइवेट स्कूल में सारे टीचर कोई 15,000 कोई 20,000 वाले हैं। कोई टेस्ट नहीं था उनके लिए, किसी टेस्ट में नहीं बैठे, वो अपॉइंट कर दिया डायरेक्ट चले गए। इससे बेहतरीन टीचर आपको बच्चों नहीं मिलेंगे। भरोसा करो कि मेरे स्कूल में सबसे बढ़िया टीचर है, मेरा स्कूल सबसे बढ़िया है। यही शुरुआत है बड़े आदमी बनने की। अपने आप पे भरोसा, विश्वास करो, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लो। मेरा स्कूल भी सबसे अच्छा है, मेरे टीचर भी सबसे अच्छे हैं, मेरे माँ बाप भी सबसे अच्छे हैं और मैं भी सबसे अच्छा हूं। ये भावना आपको कुछ भी बना देगी। प्राइम मिनिस्टर की बात कर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सुना आपने? नॉर्मल घर से अखबार बांटते थे वो, मदद करते अपने फादर की, अपने, ताकि भाई बहनों की एजुकेशन चल सके। वो क्या बने? वर्ल्ड के सबसे फेमस साइंटिस्ट, मिसाइल मैन जिनको मानते हैं। उससे राष्ट्रपति से बड़ा पद और क्या होता है बताइए? उन्होंने बहुत कुछ लिखा है बच्चों के लिए, अपने जीवन का सब कुछ वो बच्चों के लिए दे के गए। कितनी किताबें उनकी, इग्निशन माइंड, पता नहीं क्या क्या उनकी बुक्स हैं। समाज के लिए, देश के लिए वो पूरे समर्पित थे। वो भी एयरफोर्स में पायलट बनने गए थे, रिजेक्ट हो गए वो। तब उन्होंने कहा था कि फेल का मतलब हम लोग लेते, फेल का मतलब नेगेटिव ले लेते हैं हम। ही सेड कि नहीं, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग था। मैं सीखा है उससे भी कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया, मैंने उससे भी सीखा है। वो हर चीज को, नेगेटिव को पॉजिटिव में वो कन्वर्ट करते थे। वो इंसान जिनके पास में जब उनका डेथ के बाद में उनका सामान चेक किया गया, 5-6 पैंट शर्ट और कोट थे उनके पास में, 200 उनके पास में किताबें थी। बस 2 बॉक्स से प्रेसिडेंट हाउस खाली किया उन्होंने, उनके पास केवल 2 बॉक्स सामान था जिसमें किताबें थी, एक में कपड़े थे। ऐसे इंसान से हमें प्रेरणा मिलती है, सीखते हैं उससे। और बताओ बेटा कोई और, चलो लास्ट 2 क्वेश्चन। बहुत अच्छा, उस बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया। और बताओ, आखिरी 2 क्वेश्चन लेंगे हम ही, टाइम काफी हो गया। फिर बोलो हाँ, आज जल्द दौड़ के आओ तू, आज बेटा चलो। गुड मॉर्निंग। सर, अग्निवीर बनने के लिए क्या करना चाहिए? अग्निवीर बनने के लिए बेटा पढ़ाई करो। देखो कंपटीशन है, कॉम्पीट करने के लिए एग्जाम कोई भी होती, सिलेबस वही आएगा 8वीं से 10वीं तक का। उसके लिए तैयारी करो। आप घर में टाइम दो, सुबह थोड़ा जल्दी उठ करके दौड़ भी करके आओ, बन जाओगे अग्निवीर। एयरफोर्स में जाओ, नेवी में, बहुत सबसे आसान है अग्निवीर बनना, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, घर पे टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई के ऊपर, अपने फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर। हाँ भाई तू आजा बेटा, चलो। मेरा क्वेश्चन ये, जैसे सर हम 10th के इस साल हमें बोर्ड देना है सर 10th का, तो मैं चाहता हूँ सर उसके साथ कुछ अदर चीजें जैसे लाइक यूट्यूब हो गया या फिर अदर गेम डेवलपमेंट में शुरू करूँ सर अभी से। तो सर उस पर लेकिन बहुत सारे दोस्त हो गए या फिर हमारे पेरेंट्स हो गए सर, रेडी नहीं होते हैं, और अगर उस पर कुछ टाइम के बाद उन्हें कुछ स्कोप नहीं दिखता या गोल नहीं दिखता तो सर वो बुरा मानने लगते हैं, फिर एक तरह से सर डिमोटिवेट करने लगते हैं, बोलते इसे बंद कर दे। तो सर इस चीज को कैसे फेस करें सर? चलो गुड, बहुत बढ़िया। ये बच्चा बोलता है कि 10th के साथ साथ हम और कुछ करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, लेकिन पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलती। बच्चे पेरेंट्स सपोर्ट आपके जुनून को देख करके देंगे। अगर आप उनका सारा कहना मानते हो, आपका कहना मानना शुरू कर देंगे। आप टाइम मैनेज कर रहे हो, घर में पढ़ भी रहे हो, खेल भी रहे हो, उनका भरोसा आप पे बढ़ेगा कि मेरा बच्चा देखो खेल के भी आता है, खेलना भी जरूरी है।
और पढ़ भी रहा है, खेल के आए, रोटी खाई, सो गए, कभी आपको अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों चीज साथ चलेंगी। अभी स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप है। हरियाणा के सोनीपत, रोहतक, भिवानी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, पूरे दुनिया में तहलका मचा रखा है रेसलिंग और बॉक्सिंग के अंदर। वो भी तो हमारे देहात से है ना। आपको अपने पेरेंट्स को भरोसा देना पड़ेगा कि आप ओबीडियंट हैं, आप टाइम पे उठते हैं, अपने बैलेंस कर रखा है, अपने टाइम मैनेजमेंट करते हैं आप पूरा। और फिर भी कोई दिक्कत आती है, स्पोर्ट्स का कोई आइटम चाहिए खेलने के लिए, आप मेरा नंबर यहाँ, मैं उस पर पंपलेट में दे के जा रहा हूं, जो मैं पंपलेट दे रहा हूं मेरा मोबाइल नंबर है उसमें। कोई बच्चा कभी भी किसी भी टाइम का मतलब सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे तक, जिसको कोई भी डाउट होता है किसी किस्म का अपने जीवन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, रोजगार के बारे में, मेरे से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हाँ बेटा तू भी आ जा। सर जैसा कि आपने अभी मोटिवेट करा और जैसे बताया कि कैसे कुछ कर सकते हैं, वैसे ही अपने अंदर हमारे अंदर भी एक जुनून बन रहा था। अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हमारे खत्म हुए फाइनल्स, उसके बाद हमारे अंदर सोच गया दूसरे क्लास में आ चुके तो सारा काम एकदम सही वक्त पे अपना करके कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चे को देख के जैसे ये मुझसे भी कुछ ज़्यादा तेज है, वो जुनून फिर खत्म हो जाए, जुनून को कैसे बांधे? अरे नहीं बेटा नहीं, किसी से कंपेयर मत करो, नहीं तो आप बिल्कुल हतोत्साहित हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे। यार वो तो अच्छा कर रहा है, उसके माँ बाप तो ये हैं, उसका तो घर अच्छा है मेरे से। नहीं, आपका घर सबसे अच्छा, आपके पेरेंट्स सबसे अच्छे हैं, आप सबसे अच्छे। जब आप सबसे अच्छे हो तो अपने आप से कंपेयर करो कि मैं पिछले साल 3 घंटे पढ़ता था, मेरे इतने नंबर आए, इस साल 5 घंटे पढ़ूंगा और मैं 15% का उछाल लूंगा अपने परफॉर्मेंस में। 85% है, इस बार 100% लूंगा मैं। अपने आप से कंपेयर करो, कि दूसरे बच्चे से कंपेयर मत करो अपने आप को। अपने आप जो कंपैरिजन है पिछले महीने का, पिछले वीक का, पिछले साल का, पिछले 5 साल का, उससे कंपेयर करो अपने आप को। और कोई लास्ट क्वेश्चन भाई? हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्मार्ट वे ऑफ स्टडी? स्मार्ट वे ऑफ स्टडी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। बेटा स्टडी के लिए मैंने उसमें दे रखा है, मेरी जो किताब जो भी आ रही है जीवन मंत्र, उसमें मैंने दे रखा है ये स्मार्ट स्टडी के लिए। बेटा सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मीन्स एक भी मिनट खराब मत करो, जो आपका पर्पज है उसके लिए पढ़ाई करो आप। पहली चीज, जितने भी गैजेट्स है उसकी मदद लो आप। आपके टेबल के ऊपर एक डिक्शनरी, सामने मैप, वर्ल्ड का, इंडिया का मैप होना चाहिए। एनवायरमेंट बनाओ आप, बल्कि आजकल तो वास्तु वालों की भी सलाह लेते हैं। कोशिश करो कि आपका फेस, जब आप टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपका फेस ईस्ट को हो। ये सारी चीजें बड़ी दिमाग में फर्क डालती है। वास्तु ये कहती है आप अगर पढ़ते हो तो वेस्ट में आपकी पीठ और ईस्ट में आपका फेस हो। टेबल इस तरीके से डालो अपने घर में। टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर लाइट हो आपके रूम के अंदर। आपका सिलेबस, बुक्स जो आपको चाहिए वो आप बुक्स खरीदो। पेपर, रजिस्टर और पेन हो आपके पास में हमेशा, ताकि जो पढ़ा अंडरलाइन किया। नोट्स बनाओ अपने, इसे स्मार्ट स्टडी कहते हैं बेटा, ताकि एग्जाम के टाइम पे पूरी किताब को पढ़ने के बजाय अपने नोट्स को आप गो थ्रू हो। मेरे पे जो पॉइंट्स आपने नोट बना रखे हैं उससे आपको मदद मिलेगी। ठीक है, बैठ जाओ, शाबाश, गुड, बहुत अच्छे सवाल पूछे बच्चों। फिर भी मैं अपना मोबाइल नंबर बता दिया मैंने, मेरे पंपलेट में है, सबको कॉपी मिलेगी। लेकिन फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स को, जो मैंने गाइडलाइन उसमें लिखी है उनके लिए हिदायतें, वो पढ़ के सुनाना है आपने। सुनाओगे किनको? पेरेंट्स को, ताकि उनको उनकी जिम्मेवारियों का एहसास हो। और आपके साथ जिस बच्चे ने कहा ना कि हमारे पेरेंट्स हमें करने नहीं देते, उसमें सब कुछ दे रखा है, वो करने भी देंगे, आपकी मदद भी करेंगे, आपसे प्यार भी बढ़ जाएगा उनको, आपकी छोटी छोटी कामयाबी को आपका बरोबर बढ़ाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे घर में। आपके अच्छे मार्क्स आए, 6 मंथली एग्जाम है, मंथली एग्जाम है, वो आपका स्वागत करेंगे घर में। जब जाएंगे तब आप, माहौल अलग चेंज हो जाएगा उसका घर का, अगर ये नोट्स उनको आप पढ़ाओगे तो।
चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन, शाबाश, थैंक यू सर, थैंक यू सर।